नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच किसानों ने आज टोल प्लाजा फ्री करने और राजमार्ग जाम करने का ऐलान किया है। अब निहंग सिखों ने भी किसानों को समर्थन देने का फैसला किया है। देश के कोने कोने से निहंगों के जत्थे दिल्ली पहुंच रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों ने हरियाणा के करनाल और पानीपत में बसताड़ा टोल प्लाजा और पानीपत टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है। इस दौरान किसानों ने बैरियर तोड़ दिया, साथ ही वाहनों की आवाजाही फ्री कर दी। मौके से पुलिस प्रशासन नदारद रहा। यूपी के सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा और सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई है। किसान आंदोलन को देखते हुए सभी जिला कप्तानों को टोल प्लाजा की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आईबी ने किसान आंदोलन में वाम संगठनों और खालिस्तानी संगठनों की घुसपैठ के प्रति सरकार को अलर्ट किया है। आईबी ने कहा कि आंदोलन के बहाने किसानों को भड़काने की मुहिम शुरू की गई है। आईबी ने रिपोर्ट में व्यापक बवाल की आशंका जताई है। खुफिया एजेंसियों ने आंदोलनकारी किसानों के आज दिल्ली में प्रवेश करने का अलर्ट जारी किया है। खुफिया इनपुट के बाद सभी सीमाओं पर पहरा सख्त कर दिया गया है। सभी वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इसके बाद ही दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। किसान प्रदर्शनों में बवाल की आशंका के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा की संभावना को रोकने के तरीकों पर चर्चा की। कृषि कानूनों के विरोध में किसान यूनियन की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही किसानों के मुद्दों को लेकर सुनवाई करने का फैसला किया है। अब सुप्रीम कोर्ट कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। बाकी नेता राकेश टिकैत ने सरकार से बातचीत के सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार किसान नेताओं से बातचीत करना चाहती है तो औपचारिक रूप से संदेश देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि कृषि कानूनों के निरस्त करने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। किसान आंदोलन के कारण 40 से ज्यादा देशों में सामान का निर्यात नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उद्यमी भी फंस गए हैं और उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इससे व्यापारिक रिश्ते भी दरकते दिख रहे हैं। इसका बड़ा नुकसान मल्टीनेशनल कंपनियों को हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। ये देश के लिए खतरनाक है। अगर किसान नए कृषि कानूनों का अध्ययन करेंगे तो वे विरोध प्रदर्शन छोड़ देंगे। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद आज 325 कैडेट्स बतौर अफसर सेना का हिस्सा बन जाएंगे। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी बतौर रिव्यूइंग अफसर परेड की सलामी लेंगे। परेड को देखते हुए IMA परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि भगवान उन्हें अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान दे। वहीं पवार के 80वें जन्मदिन पर दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन मंच महाशरद की शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी आज उद्योग संगठन फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से AGM का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वो प्रेरित भारत बनाने में उद्योग जगत की भूमिका पर अपने विचार और दृष्टिकोण साझा करेंगे। पीएम मोदी आज वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस वक्त भारत का उत्सर्जन महज 6% है। देश ने राष्ट्रीय स्तर के दृढ़ संकल्प योगदान के सभी लक्ष्यों को करीब करीब हासिल कर लिया है। योगी सरकार ने यूपी में धर्मार्थ कार्य विभाग का निदेशालय गठित करने का फैसला किया है। निदेशालय का मुख्यालय बनारस में होगा और उप कार्यालय गाजियाबाद में होगा। कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी की अध्यक्षता में निदेशालय गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार ने डॉक्टरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि PG करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी। यदि बीच में नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए की धनराशि यूपी सरकार को अदा करनी होगी। GST फर्जी चालान के मामले में DGGI ने एक और CA समेत 132 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 4 CA गिरफ्तार हो चुके हैं। सूत्रों ने बताया है कि अक्टूबर और नवंबर में 1,63,042 GST रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि भारत में अक्टूबर तक 6 करोड़ से अधिक PPE और करीब 15 करोड़ N95 मास्क का उत्पादन हुआ। ईरानी ने कहा कि देश से अब तक 2 करोड़ से अधिक PPE और 4 करोड़ मास्क का निर्यात किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मुख्य सचिव और DGP को नहीं भेजने का फैसला किया है। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर बंगाल में हमला हुआ था। इसके बाद केंद्र सरकार ने दोनों अधिकारियों को दिल्ली तलब किया था। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय और दिलीप घोष ने ममता सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा है कि भाजपा अध्यक्ष पर हमला सुनियोजित तरीके से कराया गया था। इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने UAE के लैंड फोर्सेस कमांडर के रक्षा सहयोग पर चर्चा की। दोनों सेना अध्यक्षों ने आपसी हितों और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बता दें कि इन दिनों नरवणे संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे, जिसको लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज होती दिख रही है। जेपी नड्डा 18 दिसंबर को 3 दिन के लिए महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो मुंबई में पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में हल्की बारिश की आशंका जताई है। वहीं दिल्ली एनसीआर की हवा में हल्का सुधार हुआ है। बीते 24 घंटे में वायु गुणवत्ता सूचकांक में 11 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यूपी में पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को चुनावों का पर्यवेक्षक घोषित किया है। इन चुनावों को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। सीएम योगी आज गाजियाबाद दौरे पर आ रहे हैं। वो गाजियाबाद में विकास से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास और अनावरण करेंगे। इस दौरान सीएम के साथ मंत्री नीलकंठ तिवारी, बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री जनरल BK सिंह भी मौजूद रहेंगे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 98,26,000 के पार पहुंच चुका है। इनमें से अभी तक 1,42,628 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 30,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 442 लोग जिंदगी की जंग हार गए हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी से अभी तक 7,14,14,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 7 लाख नए मामले सामने आए हैं। वहीं 12,292 संक्रमितों की जान चली गई है। अमेरिका ने फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इसकी एक सहयोगी संस्था ने वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने की अपील की थी। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सूत्रों ने बताया कि वैक्सीन आते ही दिल्ली में 5 दिन में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की योजना है। राजीव गांधी अस्पताल में वैक्सीन रखे जाने के लिए नया कोल्ड स्टोरेज भी बनाया जा रहा है। पुलवामा में हुए हमले में शामिल 7 दहशतगर्दों की कानूनी तौर पर जानकारी मांगी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि NIA द्वारा ALR तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल हुए पुलवामा हमले में 40 CRPF जवान शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मानव तस्करी के बड़े गिरोह के भंडाफोड़ का दावा किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी लड़कियां इंदौर लाई जाती हैं, उन्हें ड्रग्स की लत लगाकर देह व्यापार में धकेला जाता है। पुलिस ने 21 युवतियों को मुक्त कराया है, साथ ही 9 को गिरफ्तार किया है। CBI ने जम्मू कश्मीर के रोशनी कानून से जुड़ी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को CBI ने सील बंद लिफाफे में सौंपा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रोशनी एक्ट कानून के संबंध में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है। पंजाब में रात्रिकालीन कर्फ्यू को 1 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। बता दें कि विवाह और अन्य समारोह में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन न किए जाने की शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी किया। न्यूयॉर्क की टाइम पत्रिका ने भारतीय अभिनेता रहे इरफान खान का नाम फिल्मी हस्तियों की सूची में शामिल किया है। पत्रिका ने कहा है कि इरफान विश्व के महान कलाकारों में से एक थे। उनका इसी वर्ष निधन हो गया था। टाइम पत्रिका उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व समुदाय के सामने अफगानिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा है कि अफगानिस्तान पर थोपे गए सभी पारगमन अवरोधक हटाए जाने चाहिए, ताकि युद्ध से जर्जर अफगानिस्तान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मामलों पर काम कर सके। एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वैक्सीन के लिए $9 अरब की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। ये मदद विकासशील सदस्य देशों को दी जाएगी। ये सभी देश इस फंड से कोरोना वैक्सीन खरीदने और आपूर्ति करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में माफियाओं के खिलाफ मुहिम सराहनीय पहल है। अवैध काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चौहान सरकार संकल्पित है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ भ्रामक और कपटपूर्ण प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके कारण किसानों में जबरदस्त गलतफहमी पैदा हो गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 5 किलो के LPG सिलेंडर को छोटू नाम दिया है। प्रवक्ता ने कहा है कि छोटा सिलेंडर पेट्रोल पंप, किराना स्टोरों पर उपलब्ध होगा। इसके लिए किसी भी तरह के अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको केवल पहचान पत्र दिखाकर लिया जा सकता है। रेलवे जल्द ही 1,04,000 पदों पर भर्ती करेगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस परीक्षा में 2,44,00,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए घोषणा पत्र देना होगा कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। यूपी सरकार ने अयोध्या विकास क्षेत्र का विस्तार किया। इस पहल में गोंडा और बस्ती के कुल 343 गांवों को शामिल किया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस पहल में अयोध्या के 154 राजस्व ग्राम शामिल होंगे।
केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर कृष्ण मंदिर को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। त्रिशूर जिला प्रशासन ने संक्रमण फैलने के बाद यह कदम उठाया है। मंदिर में पारंपरिक पूजा अनुष्ठान यथावत चलते रहेंगे। बता दें कि मंदिर के 22 कर्मचारियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर रूस के बयान से असहमति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। बता दें कि रूस के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन विरोधी अभियान में अमेरिका भारत को भी शामिल कर रहा है। शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित मीटू के आरोपों में फंस गए हैं। उनके खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पालघर जिले की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। गावित ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि महिला के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पहले जो परियोजनाएं कई दशकों तक अटकी रहती थीं, अब समय पर पूरी हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना टीका है। टीके को 7 महीने के भीतर विकसित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस मुकदमे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जो बाइडेन की जीत पर सवाल उठाए थे। साथ ही टेक्सास में राष्ट्रपति चुनावों में धांधली के आरोप लगाए थे। गौतम बुद्ध नगर में बन रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइंग क्लब बनाने का ऐलान किया गया है। इसको जेवर एयरपोर्ट के मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को जांच के लिए भेजी गई है। कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है। इसका वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन 7% तक हुआ है। बता दें कि 2020 में 34 अरब मैट्रिक टन उत्सर्जन रहा है, जबकि 2019 में 36.4 अरब मैट्रिक टन उत्सर्जन हुआ था। सरकार ने अब तक एमएसपी पर 369 लाख टन धान की खरीद की है। ये खरीद 69,612 करोड़ रुपए में की गई है। कृषि मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सबसे ज्यादा धान खरीद पंजाब में हुई है। यहाँ से 202 लाख टन धान खरीदा गया है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने हुड्डा के 8 अधिकारियों पर आरोप पत्र दायर करने का आदेश दिया है। बता दें कि पंचकुला के एक व्यक्ति ने ट्विटर पर शिकायत दर्ज कराई थी कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।